नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पहले गिरफ्तार किए गए, फिर उन्हें जमानत भी मिल गई। लेकिन नारायण राणे को गिरफ्तारी के बाद एक तरफ शिवसेना जश्न मना रही थी तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ओर से सियासी खींचतान जारी है। महाराष्ट्र सरकार राणे पर आक्रामक है तो केंद्र सरकार के मंत्री महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये तोड़फोड़, ये हंगामा, ये आगजनी, ये प्रदर्शन, ये शोर शराबा, ये सब दिन भर की बात थी। दिन भर का मतलब नारायण राणे की गिरफ्तारी के पहले की बात थी। गिरफ्तारी के पहले ही नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पत्थर चलने लगे। शिव सैनिकों ने नासिक में बवाल मचा दिया। डोंबिवली में पुलिस से ही शिव सैनिक भिड़ गए। अमरावती में शिव सैनिकों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, कालिक पोती और जितनी तोड़फोड़ कर सकते थे पूरी की। बीड में शिवसेना के समर्थक थाने में घुस गए, जमकर हंगामा किया। ये सब गिरफ्तारी के पहले की तस्वीरें थीं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ वो देखिए। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दिवाली मनाई। उन्होंने पटाखे फोड़े, फुलझड़ियां जलाईं। शिवसेना के खेमे में खुशियां थी क्योंकि गिरफ्तारी के बाद राणे हवालात में थे, लेकिन चंद घंटों के बाद ही उन्हें महाड कोर्ट से जमानत मिल गई। आज राणे साहब को अदालत में हाजिर किया रिमांड के लिए, और रिमांड के बाद उनको पुलिस कस्टडी की मांग की गई। पुलिस कस्टडी की मांग को हम लोग ने अपोज किया, उसके ऊपर बहस हो गई और न्यायालय ने उनकी पुलिस कस्टडी की मांग को ठुकरा दिया और उनको जुडिशियल कस्टडी दी। उसके बाद में बेल एप्लीकेशन उनकी तरफ से हमने लगाई और उसके ऊपर बहस होकर 15,000 की जमानत पे उनकी आज रिहाई की है। इधर शिवसेना जश्न मना रही थी, उधर बीजेपी के लोग सड़कों पर उतर आए थे। जबरदस्त महिलाओं का जत्था पुलिसकर्मियों से भिड़ गया था। पुरुष कार्यकर्ता राणे की गिरफ्तारी पर आकाश सर पर उठाए थे। महाड पुलिस स्टेशन में राणे की पेशी के वक्त 200 गाड़ियों में सवार उनके समर्थक वहां पहुंच चुके थे। कोर्ट के बाहर का भी जो दृश्य है वो देखें तो जो नारायण राणे समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से अभी भी 11:30 बजे रात के कोर्ट के बाहर मौजूद है और कोर्ट के अंदर पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट है। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का अरेस्ट होना एक आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की पॉलिटिक्स में भी, और इसीलिए इस केस के, इस पूरे इवेंट के राजनीतिक तौर पर कई ज्यादा महत्व है। एक पत्थर की वजह से ये खलबड़ा बौखला गए, ये बौखला गई सरकार। इसको रस्ते पे उतर के सत्ता पे से नीचे उतरने का काम नागरिकों की तरफ से करने वाले हैं। इसका यहाँ पे पूरी तरह से उन्होंने जो मिसयूज किया है, पुलिस का मिसयूज करके, पावर का मिसयूज करके, आज शिवसेना सरकार, ठाकरे सरकार ने जो केंद्रीय मंत्री नारायण राव जी राणे साहब को अटक किया है, ये पूरी तरह नाइंसाफी है, पूरी तरह गलत है और जनता इसका जरूर जवाब देंगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते पे उतर के इसका जवाब जरूर देंगे। महाराष्ट्र की सड़कों पर ऐसे ही हंगामा बरपा था। बीजेपी दफ्तरों पर हमले हो रहे थे और देवेंद्र फडणवीस इन हमलों का जवाब देने की चेतावनी दे रहे थे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सहन नहीं किया जाएगा, इसकी रिएक्शन आएगी। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी पर सियासी आकाश गंदुमी हो गया था। हर आदमी इस खबर पर अपनी तरह की सियासत कर रहा था। बीजेपी की ओर से भी राणे का समर्थन था। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को
भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है, किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं, उन तरीकों से ही उसको व्यक्त किया जाना चाहिए। लेकिन बात महाराष्ट्र से आगे दिल्ली तक आ गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखे वार किए। वो कौन लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं? उनको कहां से बर्खास्त करेंगे राउत साहब? बीजेपी दफ्तर पर वो कौन लोग हैं जो इस वक्त कानून तोड़ रहे हैं महाराष्ट्र में? उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा महाराष्ट्र में? किसी केंद्रीय मंत्री का बयान देने के बाद इतनी जल्दी और इस कदर से गिरफ्तार हो जाना भारतीय राजनीति में अहम घटना के तौर पर है। लेकिन राजनीति में घटनाएं होती रहती हैं। अब मसला यह है कि शिवसेना ने अपनी ताकत दिखा दी। अब देखना यह है कि राणे ताकत दिखाते हैं या इस मुद्दे को जमानत के साथ ही खत्म कर देते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, मुंबई से दिव्येश और सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, महाड, आज तक। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरकार बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। तालिबान ने नए मंत्रियों की एक लिस्ट जारी की है। इनमें शामिल एक एक नाम आतंक का कुख्यात चेहरा रहा है। सबसे क्रूर मजाक यह है कि आतंक के इन्हीं चेहरों के बूते तालिबान नया अफगानिस्तान बनाने चला है। जिस सरकार का दीन हो शरीयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नस्तईनु अला रसूलिह, जिस सरकार का ईमान हो नफरत, जिसे लोकतंत्र से डर लगता हो, जिसे अधिकार देना अपमान लगता हो, जिसका धर्म आतंक हो, जिसका कर्म कत्लेआम हो, उस आतंकी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तालिबानी कैबिनेट की पहली लिस्ट आउट है। मंत्री के मुखौटे में दहशतगर्दों का वो गिरोह तय हो गया है जो अफगानिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। आतंकी इस कैबिनेट को आप भी भलीभांति जान लीजिए और पहचान लीजिए। सबसे पहले आपका परिचय तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री से कराते हैं, जो शिक्षा को मजहब के खूंटे से बांध कर रखता हो, जिसके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ इस्लाम की शिक्षा हो, जिसे तर्क और विज्ञान से नफरत हो। उस तालिबान का उच्च शिक्षा मंत्री होगा मुल्ला बकी। वही मुल्ला बकी जो आतंकी हमलों का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट रहा, जो नंगरहार और जलालाबाद में आतंकी ऑपरेशन चलाता रहा। वही मुल्ला बकी जिसे जलालुद्दीन हक्कानी का दायां हाथ माना जाता था और जिसे सरकार विरोधी ऑपरेशंस का एक्सपर्ट माना जाता था। वो तालिबान राज्य में उच्च शिक्षा की पॉलिसी बनाएगा। वैसे तालिबान सरकार में शिक्षा के प्रचार प्रसार का प्रभारी होगा मौलवी सखाउल्लाह, जो तालिबान के कानूनी मामलों का कर्ता धर्ता रहा है और जिसे तालिबान ने शिक्षा और ट्रेनिंग का ठेकेदार बना रखा था। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनेगी वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी और उसके अंदर सभी होंगे, चाहे अफगान के जो भी स्टेक होल्डर हैं, पुराने अफगान गवर्नमेंट के भी, तालिबान के भी। मगर पाकिस्तान चाहता है कि हक्कानी ग्रुप जो है, सयाजुद्दीन हक्कानी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका हिस्सा मिले। अब आपका परिचय तालिबान के आंतरिक मामलों के मंत्री यानी गृह मंत्री से कराते हैं। नाम है इब्राहिम सद्र, तालिबान का आजमाया परखा मिलिट्री कमांडर। मुल्ला उमर के बेटे के हाथों में कमान आने से पहले तालिबान का सबसे विश्वस्त सेनापति इब्राहिम सद्र आत्मघाती हमलों का माहिर रहा है। वो तालिबान की साजिशों का बड़ा सूत्रधार रहा। बारूदी सुरंग बिछाकर किसी की हत्या करवाना हो या किसी और तरीके से खतरनाक असाइनमेंट का जिम्मा सद्र को ही दिया जाता। 90 के दशक में वो तालिबानी वायुसेना का कमांडर भी रहा। आतंक के कारोबार से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को रसातल में भेजने वाले तालिबान का वित्त मंत्री होगा गुल आगा, जो 2 दशकों से तालिबान की फंडिंग का काम देखता रहा है। तालिबान ने अपने प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद को संस्कृति और सूचना मंत्री बनाया है। ये तो सच्चाई है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान जो है ट्राई कर रहा है अब की पूरी
उसका इम्पैक्ट हो, पाकिस्तान उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डाले, जिससे भारत का कोई रोल ना हो और भारत के साथ अच्छे रिलेशन ना हो। क्योंकि जो हामिद करजाई जो बातचीत कर रहे थे, उन मालूम है कि हामिद करजाई भारत के बहुत क्लोज थे, मगर पाकिस्तान चाहता है कि जो भी गवर्नमेंट बने उसमें भारत का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। 8 दिनों से जिस काबुल को कराहते चीत्कार करते पूरी दुनिया ने देखा, उसकी किस्मत का करता धरता होगा मुल्ला शीरीन। मुल्ला उमर का भरोसेमंद मुल्ला शीरीन होगा काबुल का गवर्नर। मुल्ला उमर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले मुल्ला शीरीन पर होगा काबुल की सुरक्षा का जिम्मा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कमांडर रहे मुल्ला शीरीन को अब गवर्नर पद का पुरस्कार मिला है, जबकि तालिबान राज में काबुल के मेयर रहे हमदुल्ला नोमानी को फिर से मेयर बनाया गया है। नजीबुल्लाह को खुफिया विभाग का चीफ बनाया गया है। हाजी मोहम्मद इदरीस को बैंक ऑफ अफगानिस्तान का कार्यकारी डायरेक्टर नियुक्त किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी पर तालिबान ने अजीजुल्लाह को बैठाया है। यकीन मानिए, ये दुनिया की इकलौती कैबिनेट होगी जिसके हर मंत्री ने आतंक में पीएचडी की हुई है। इस आतंकी सरकार को अस्तित्व में आता देखकर पूरी दुनिया चिंतित है। आज तक ब्यूरो।